Not my rack, of course. So, starting off slowly, very slowly. Now, oh my God! दोस्तों, जब आमने सामने की जंग समाप्त होने की ओर हो तो एक नए तरीके की जंग छिड़ती है। वो जंग होती है जासूसी दुनिया की जंग। आमने सामने तो नहीं दिख रही होती है, लेकिन पीठ पीछे कई बड़े कांड हो रहे होते हैं। ऐसा ही एक कांड बीते दिन यूके में हुआ, और यह कांड हुआ अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण ठिकाने को लेकर के। ठिकाना यूके का, लेकिन इस्तेमाल यूएस करता है। क्या मामला हुआ है अभी मैं आपको बताऊंगा, और दावा उसके पीछे ये कहा जा रहा है कि उसके पीछे ईरानियन स्पाई नेटवर्क है। क्योंकि जंग के दौरान भी कई इस तरीके की खबरें निकल के सामने आई, जिसमें एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ईरान ने नहीं ली, सीधे तौर पर तो सामने ईरान नहीं आया, लेकिन कहा यह गया कि यह हमला सीधे तौर पर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका था, जिससे ईरान को फायदा पहुंचा, जिससे ईरान ने अपना बदला पूरा किया। अभी उस खबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और एक घटना और हुई, दो दोस्तों के बीच दरार को लेकर की एक ऐसा मामला निकल के सामने आया, जिसमें अब यह कहा जा रहा है कि जो बातचीत अमेरिका ईरान के साथ कर रहा है युद्ध की समाप्ति को लेकर की, वो बात बेंजामिन नेतन्याहू को पच नहीं रही है। और शायद यही वजह थी कि 2 दिन पहले वॉशिंगटन के होटल हिल्टन पर जो हमला हुआ डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाते हुए, वो इजराइल की तरफ से करवाया गया था क्या? ऐसी भी जानकारी, ऐसी भी चर्चाएं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के सर्कल में चल रही हैं। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा कौन क्या किस तरीके की बात कर रहा है। आपको बताऊंगा कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो करप्शन केस चल रहे थे उसमें उसको एक बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति ने एक बड़ा झटका उसको दिया है, उससे भी जुड़ी खबर। और KC-135 जो अमेरिका का जो एरियल रिफ्यूलिंग एयर टैंकर है, उसमें आग लग गई है। क्या हुआ है मामला अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और भी बहुत सारी खबरें हैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये ब्रिटिश एयरबेस RAF एयरफोर्ड के कमर्शियल स्टोरेज बिल्डिंग में ये आग लगने का वीडियो है। RAF एयरफोर्ड ग्लॉसेस्टरशायर जो यूनाइटेड किंगडम का एक शहर, और वहां पर ये एयरबेस मौजूद है, और यहां पर ये आग लगी है। दोस्तों, ये वही एयरबेस है जहां से अमेरिका अपने B-1, B-2, B-52 बॉम्बर्स ईरान पर हमला करने के लिए भेज रहा था। मतलब यूरोप में अमेरिका का ये सबसे अहम ठिकाना है जहां से वो ईरान पर हमले कर रहा था। और यहां पर आग, कहने को तो अभी तक कोई साजिश की बात नहीं आई, ऐसा वहां पर जो एजेंसीज हैं वो ये कह रही हैं, लेकिन चर्चाएं हैं कि अचानक से इतनी संवेदनशील, इतनी इंपॉर्टेंट इमारत में आग लग जाना, जगह पर आग लग जाना, ये कोई सामान्य घटना नहीं होती। और ख़ास तौर पर जब ऐसे दावे किए जा रहे हो, जब ऐसा टेंशन का माहौल चल रहा हो ईरान के बीच में, अमेरिका को लेकर के, इजराइल को लेकर के, तो आग लगना ये सामान्य घटना नहीं। और वैसे भी जंग के बीच इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं, और सीधे तौर पर इसको ऐसे भी जोड़ा जा रहा है कि यहीं से B-2 बॉम्बर्स गए थे, B-52 बॉम्बर्स गए थे ईरान पर हमला करने के लिए, और वहीं पर आग लगी। तो माना यह जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे ईरानियन स्पाई नेटवर्क है। सुलेमान अहमद देखिए क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं ह्यूज फायर ओवरनाइट रिपोर्टेड एट UK एयरबेस RAF एयरफोर्स दैट होस्ट US B-52 बॉम्बर्स यूज्ड टू अटैक ईरान। ईरान पर हमले के लिए जहां से B-52 बॉम्बर्स उड़ रहे थे, टेक ऑफ कर रहे थे, वो ये जगह थी, और उसके बड़ी बिल्डिंग में आग लगी है, और उसमें बताया जा रहा है कि बड़ा नुकसान भी हुआ है। एक घटना और हुई 2 दिन पहले, आपने देखा था कि किस तरीके से एक बड़ा मामला निकल के सामने आया, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जहां पर मौजूद थे, जहां पर पीट हेगेसेथ मौजूद था, जहां पर JD वैंस और अमेरिकी सरकार के तमाम सारे अधिकारी, सेक्रेटरी और बड़े लोग मौजूद थे। एक डिनर पार्टी का आयोजन था होटल हिल्टन में, और वहां पर अचानक से एक हमलावर आता है और ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देता है। दावा यह किया गया शुरुआती जानकारी के मुताबिक कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने की कोशिश थी, और अब जब जांच एजेंसियां धीरे धीरे उस हमले के पीछे की कड़ियां जोड़ रही हैं, तो मामला इजराइल से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जरा इस खबर को देखिए। ये
येनी सफक नाम का एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, इजरायली मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसने अपने शॉर्ट्स रील में ये जानकारी दी। बताया कि डज ही हैव टाइज विद इजराइल, बताया कि क्या इसका इजराइल से कोई कनेक्शन है। कोले एलन, द मैन हु टाइड टू असैसिनेट ट्रंप, इज सीन वियरिंग एन इजरायली मिलिट्री टी शर्ट। इजरायली मिलिट्री टी शर्ट पहना हुआ ये आदमी देखा गया। और सीधे तौर पर मतलब आप ये समझिए कि ये घटना अपने आप में बता रही है कि कहीं ना कहीं इसका इजराइल से तो कोई कनेक्शन नहीं है। क्या ऐसा दावा किया जा रहा है, कहा रहा क्या ये हमला ईरान के साथ अमेरिका की जो डील हो रही है उसको रोकने के लिए तो नहीं करवाया गया इजराइल की तरफ से या बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से? अमरीश मिश्रा इस पर इशारे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोल एलन के घर पर आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स की मिलिट्री यूनिफॉर्म मिली, वो टी शर्ट पहना हुआ है। कोल एलन ने ही ट्रंप की हत्या की कोशिश की। क्या वो ईरान के मुद्दे पर ट्रंप के लिए नेतन्याहू की तरफ से एक चेतावनी है? अमेरिका में यह बात वैसे भी आम है कि ट्रंप युद्ध खत्म करना चाहते हैं और इजराइल इससे खुश नहीं है। और इजराइल एक और कांड में बुरा फंसा हुआ है। वो कांड, इजराइल के 2 लीडर एक साथ आ गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, और उसमें तो एक आदमी बेंजामिन नेतन्याहू का बेहद करीबी है, उसने बड़ा झटका दिया है। यार लेपिड और एक और नफ्ताली बेनेट, इन दोनों ने, ये दोनों पूर्व प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, इन दोनों ने अपनी अपनी पार्टी का विलय कर दिया और दोनों ने एक अलायंस बनाया है जो आने वाले चुनाव में एक साथ बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं चुनाव। अल जजीरा की इस खबर को देखिए, 2 फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैव ज्वाइंड फोर्सेस इन एन एफर्ट टू आउटपीएम बेंजामिन नेतन्याहू, राइट विंग पॉलिटिशियन Naftali Bennett and centrist Yair Lapid announced they will merge their parties to form a new one called Together। बताया गया कि उन्होंने एक अलायंस बनाया अपनी अपनी पार्टी को विलय करने का, उसका नाम टुगेदर दिया, और ये जो अलायंस है ये अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। बताया गया कि जो राइट विंग के नेता माने जाते हैं नफ्ताली बेनेट, जो बेंजामिन नेतन्याहू के किसी दौर में बेहद करीबी हुआ करते थे वो, और अब सेंट्रिस्ट जो लीडर हैं यार लैपिड, वो उन दोनों लोग बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ताल ठोक चुके हैं। इस दौरान नफ्ताली बेनेट ने क्या कुछ कहा है, ये छोटा सा हिस्सा सुनिए जरा उनके बयान का, अंग्रेजी सबटाइटल के साथ है, सुनिए क्या कुछ कहा। אחרי 30 שנה של נתניהו הגיע הזמן להיפרד ממנו ולקחת את המדינה לדף החדש, לפרק החדש, ואת זה אנחנו נעשה। साफ साफ कहा कि 30 साल हमने बेंजामिन नेतन्याहू को दे दिए हैं और अब उनसे अलग होने और देश को एक नए पेज और एक नए चैप्टर पर ले जाने का समय आ गया है और हम यही करेंगे। यानी कि इजराइल में ये एक बड़ा पॉलिटिकल उलटफेर है जिससे बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरीके से फंसा हुआ है। दोस्तों, उधर एक और झटका दिया, ये झटका दिया इजराइल के राष्ट्रपति हर्जोग ने। प्रेसिडेंट हर्जोग ने जो बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से माफी की अपील की गई थी उसके खिलाफ करप्शन केसेस को लेकर के, वो माफी देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। क्लैश रिपोर्ट की इस खबर को देखिए, बताया गया कि न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये क्लैश रिपोर्ट ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। बताया गया कि इजरायली प्रेसिडेंट हर्जोग हैज डिसाइडेड नॉट टू ग्रांट अ pardon to Netanyahu for now. Instead, he want to try mediating to plea deal to resolve Netanyahu's long-running corruption trial। कहा गया कि हम सीधे तौर पर आपको माफी नहीं दे सकते हैं, हाँ ये जरूर है कि आपके खिलाफ जो भी केस चल रहे हैं उसको लेकर के ये जरूर कर सकते हैं कि जो लोग आपके खिलाफ केस कर रहे हैं उनसे हम बातचीत कर सकते हैं आपको लेकर के डील के लिए, ये बात कही गई। यानी कि कहीं ना कहीं जो एक उम्मीद थी बेंजामिन नेतन्याहू को माफी मिलने की, वो भी एक तरीके से खारिज हो गई है। इस बीच अमेरिका के साथ जो समझौते की बात कही जा रही है ईरान की, वहां से एक बड़ा डेवलपमेंट निकल के सामने आया, और सामने आया ये कि ईरान दरअसल ये चाहता है कि न्यूक्लियर मुद्दे की बातचीत अभी पोस्टपोन की जाए, पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर फोकस किया जाए। कादम्बिनी शर्मा का ये ट्वीट देखिए, इन्होंने बताया कि ईरान ने अमेरिका को प्रस्ताव सौंपा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने, युद्ध खत्म करने और परमाणु मुद्दे पर बातचीत पोस्टपोन करने पर चर्चा के लिए ईरान तैयार है। अब कौन कौन से मुद्दे हैं ये देखिए जरा, उमाशंकर सिंह का ट्वीट। ये 3-4 इश्यूज हैं जो ईरान ने अपने एक तरीके से मॉडिफाइड जो उनका एजेंडा है
वो एक बार फिर से पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को पहुंचाया है और कहा जा रहा है कि इस एजेंडे पर जल्दी ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकियों अपने अधिकारियों के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक करेगा। ये कौन कौन सी बातें हैं? बताया गया कि यूएस में ईरान युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियर मुद्दे को फिलहाल रोक दिया गया है। ये ईरान की तरफ से जो मॉडिफाइड एजेंडा है वो। दूसरा, ईरान पाकिस्तान के जरिए यूएस को युद्ध खत्म करने की अपनी शर्तें बता रहा है। चौथा, शर्तों में हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए एक नया फ्रेमवर्क, मुआवजा और नेवल ब्लॉकेट हटाना शामिल है। पांचवा, न्यूक्लियर मुद्दे पर बात बाद में होगी। दरअसल ये एक्सेस की एक रिपोर्ट है जो उसने ईरानी सोर्सेस के हवाले से छापी है। इसकी तरफ से अभी कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इन मुद्दों पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये हो सकता है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप जल्दी ही एक बैठक कर सकता है। उमाशंकर सिंह लिख रहे हैं कि इस पूरे मामले पर डोनाल्ड ट्रंप जो है जल्दी ही सिचुएशन रूम में बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाएंगे और इस पे जो है नौसेना का जो नेवल ब्लॉकेड है उसको खोलने पर बातचीत हो सकती है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर बातचीत हो सकती है। ये भी बातचीत हो सकती है कि किन शर्तों को माना जाए, किन शर्तों को नहीं माना जाए और उसमें अभी क्या गुंजाइश है। इन तमाम मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रंप जो है जल्दी ही चर्चा करने वाला है। इस बीच एक और उसका बयान दिया गया फॉक्स न्यूज पर एक फोन इन इंटरव्यू के दौरान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास जो है तेल इतना ज्यादा हो गया है कि उसकी जो ईरान की जो लाइंस है उसमें तेल भर गया है और वो 3 दिनों के अंदर फट जाएंगी। ये दावा किया गया है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। But what you're referring to is that when you have lines of vast amounts of oil pouring through your system, if for any reason that line is closed because you can't continue to put it into containers or ships, which has happened to them, they have no ships because of the blockade. What happens is that line explodes from within, both mechanically and in the earth. Something happens where it just explodes. And they say they only have about 3 days left before that happens. And when it explodes, you can never, regardless, you can never rebuild it the way it was. In other words, it will always be, if you rebuild it, it's hard to rebuild it all, but अब ये कह रहा है कि तेल की कोई निकासी नहीं बची है ईरान के पास, जहाज बंद हैं, भंडार टैंक पूरी तरीके से भरे हुए हैं। या तो ईरान उत्पादन बंद करे या फिर जो है 3 दिनों के अंदर ये जो स्टोरेज हैं ये फट जाएंगे। और कह रहा है कि उनकी मरम्मत जो है बहुत मुश्किल और बहुत खर्चीली होगी। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान कही। दोस्तों एक और खबर आई, यह खबर दोस्तों जॉर्जिया से। जॉर्जिया में एयरपोर्ट पर यूएस का एरियल रिफ्यूलिंग एयर टैंकर KC-135 में अचानक आग लग गई, उसके इंजन में आग लग गई, फिर उसके बाद उसकी आपात लैंडिंग करानी पड़ी। ये वीडियो देखिए जरा, ये आपात स्थिति में यहां पर लैंड किया। देखिए किस तरीके से आग निकली, जबरदस्त तरीके से। मतलब आप ये समझिए कि अगर ये इमरजेंसी में लैंड नहीं करता तो शायद ये विमान हवा में ही खत्म हो जाता और एक और उसको बड़ा नुकसान होता है यूएस को। लेकिन इस बीच ईरान से जुड़ी एक खबर है। खबर 25 अप्रैल की है और आज 27 अप्रैल है, यानी कि 2 दिन पहले का एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट बुशहर के पास है, जहां पर उसकी सिक्योरिटी में तैनात एक एंटी एयरक्राफ्ट गन को उड़ा दिया गया, निशाना बनाया गया। जरा इस वीडियो को देखिए। ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए अचानक से उस एंटी एयरक्राफ्ट गन जहां पर वो पोजीशन थी उसको, उस जगह को पूरी तरीके से गन के साथ उड़ा दिया गया। अब देखिए ये 25 तारीख की खबर, और मैं इस पर रिलाई क्यों करना चाहिए, क्लैश रिपोर्ट ने ये वीडियो जारी किया। आपकी स्क्रीन पर बताया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम द अप्रैल 25 शोज एन इरानियन 35 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन being destroyed by a precision air strike near the Bushehr nuclear plant। ये सब कुछ हुआ जब सीज फायर है, जब डील की बात चल रही है। तो सवाल ये है कि ये हमला कहां से हुआ। सवाल ये भी है कि इस हमले के बारे में ईरान ने अभी तक क्यों कुछ नहीं कहा है। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दूसरी तरफ एक बड़ी रिपोर्ट आई NBC के हवाले से और यह कहा गया कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी एसेट्स थी उनको इतना भयानक, ये जरा खबर देखिए, इसमें यही बताया गया, उनको इतना भयानक, उतना बड़ा नुकसान हुआ है जिसका आकलन अमेरिका इतनी आसानी से कर नहीं पाएगा। और कहा जा रहा है कि जितना वो बता रहा है, जितना खबरें आ रही है उससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। ये इस NBC की रिपोर्ट में बताया गया, जिसको द क्रेडिबल न्यूज ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है। दोस्तों एक और खबर आई, जब जंग शुरू हुई उस दिन
कहा जा रहा, दावा किया गया एक्सेस की एक रिपोर्ट में, और यह दावा जरा ललन टॉप की खबर देखिए, ये उसी रिपोर्ट पर आधारित है, ये हेडलाइन देखिए। इसमें यह दावा किया गया कि एक साथ ईरान ने यूएई पर 550 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें और 2200 से ज्यादा ड्रोन हमले किए थे इस जंग में, 2200 से ज्यादा, मतलब पूरे उसमें जंग में। और यूएई अब वैसे उसका नामो निशान मिट जाता, लेकिन क्यों नहीं मिटा, उसके पीछे इजराइल था। इजराइल ने आनन फानन में अपना आयरन डोम सिस्टम यूएई को भेजा अपने सैनिकों के साथ, अपने स्टाफ के साथ में, जिसकी वजह से बहुत सारे हमले एक तरीके से इंटरसेप्ट किए गए। खबर हिजबुल्लाह और लेबनान की तरफ से भी है। यह खबर देखिए जरा, अमरीश मिश्रा बता रहे हैं कि बीते 24 घंटे में लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह जबरदस्त तरीके से आईडीएफ से लड़ रहा है, और अब सीज फायर के बीच में जिस तरीके से इजराइल हमला कर रहा है, उसको दोगुनी रफ्तार से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला कर रहा है। कहा गया कि बीते 24 घंटे में 12 से ज्यादा इजरायली सैनिक घायल हुए हैं, और एक ये शख्स मारा गया, ये इजरायली सार्जेंट है जिसको मौत के घाट उतारा गया। ये सदन लेबनान में मारा गया, ठीक उस हमले में दावा किया जा रहा है कि जिसमें तमाम सारे लोग घायल हुए थे। और फिर जब हेलीकॉप्टर लेने आया तो वहां पर भी हिजबुल्लाह ने ड्रोन से अटैक किया। तो ये उससे जुड़ी खबर बताई जा रही है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के जंग भले ही अभी अनिश्चित काल के लिए रुकी हो, ठहरी हो, पॉज लगा हो, लेकिन एक जंग अभी भी जारी है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।